नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 सक्रिय वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने दावा किया कि खेड़ा के पास दिल्ली के जंगपुरा और नई दिल्ली क्षेत्रों में वोटर आईडी हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग की। वहीं खेड़ा ने जवाब दिया कि उन्होंने 2016 में नई दिल्ली से नाम हटाने का आवेदन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यह आयोग की खामी है और सीसीटीवी से जांच कराई जानी चाहिए कि उनके नाम पर किसने वोट डाला। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई नेताओं के 2 वोटर कार्ड की खबरें सामने आई थीं। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कई मतदान केंद्रों पर असामान्य रूप से अधिक मौतें दर्ज की गईं, जिनमें बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की थी। हटाए गए नामों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक रही, खासकर 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में। कुछ जगहों पर सैकड़ों मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर हटाया गया, जबकि नोटिस या सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में नाम कटने की दर अधिक रही, जिसे विपक्ष टारगेटेड कार्रवाई बता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हटाए गए नामों में 22 लाख मृतक और 36 लाख स्थानांतरित या अनट्रेसेबल मतदाता शामिल हैं, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होगी और प्रभावित मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले पर अभिनेता प्रकाश राज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दयनीय, अन्यायपूर्ण, समझौतापूर्ण, न्याय का मजाक, इतिहास इसे कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी और उमर खालिद समेत सभी राजनीतिक बंदियों के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रकाश राज की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और 6 अन्य आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। पुलिस का आरोप है कि खालिद और अन्य ने सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगे की साजिश रची थी। उन पर आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और दंगे भड़काने जैसे आरोप हैं। खालिद की जमानत याचिका इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेनी पड़ी थी। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि खालिद ने कोई हिंसा नहीं भड़काई और सबूत कमजोर हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी गतिविधियां सरकार को घुटनों पर लाने की मंशा दिखाती हैं। इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए संशोधित विधेयक विधानसभा में पेश किया है। इसमें अब 100 से अधिक छात्रों वाले केंद्र ही इसके दायरे में आएंगे, जबकि पहले यह सीमा 50 थी। जुर्माने की रकम भी घटाकर पहली बार उल्लंघन पर 50,000 और दूसरी बार 2 लाख रखी गई है। हालांकि विधायकों और अभिभावक संगठनों ने कहा कि इसमें कई अहम मुद्दों की अनदेखी की गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक छात्रों की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं करता और केवल कोचिंग सेंटरों को फायदा पहुंचाता है। भाजपा नेताओं ने चेताया कि इससे रोजगार और शिक्षा को नुकसान हो सकता है, जबकि अभिभावक संघ ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए सुझाव दिया कि इसमें माता पिता और कोचिंग संचालकों दोनों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इस पर बहस विधानसभा के मॉनसून सत्र में होगी। मराठा आंदोलन अब खत्म होने की ओर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जैसे ही सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर जारी होगा, वे मुंबई के आजाद मैदान से आंदोलन समाप्त कर देंगे। मंगलवार को मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधिमंडल जरांगे से मिला था। प्रस्ताव में मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू करना, 1 महीने में 17 रियासत पर भी फैसला लेना,
सितंबर के अंत तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल है। बता दें कि जरांगे 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे और मराठाओं को ओबीसी श्रेणी के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम आपकी ताकत से जीत गए हैं, आज मैंने गरीब की ताकत को समझ लिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला, खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इसी विवाद से की। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी के मंच पर उन पर की गई अपमानित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कुछ दिनों पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी यह देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूँ कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। प्रधानमंत्री मोदी के उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर आए उनके बयान पर विपक्षी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को उनके बयान पर घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दीदी ओ दीदी जैसी सड़क छाप फप्तियों से लेकर जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा तक सोनिया गांधी जी के लिए और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बात शशि थरूर की पत्नी के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये सब कुछ कह चुके हैं। ऐसे में आज उनका शब्दों की मर्यादा रखो वाला भाषण थोड़ा अधिक दिखावटी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने की 90 दिन की समय सीमा तय करने संबंधी राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि उसका फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सत्ता में किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन था। सीजेआई पीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल बार बार विधेयकों को रोकते हैं, जबकि मेहता ने कहा कि सभी मामलों में गंभीर मंथन होता है और यह राष्ट्रपति के रेफरेंस का विषय है। बहस के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए तो सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। बीआरएस ने अपनी एमएलसी के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों और हालिया विवादित बयानों के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और उनके पिता के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने तत्काल प्रभाव से यह फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम उस समय उठाया गया जब कविता ने अपने चचेरे भाइयों पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष राव पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार और भारी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पिता केसीआर को इस घोटाले में बलि का बकरा बनाया गया है और जब पार्टी अध्यक्ष सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं तब बीआरएस का कोई महत्व नहीं रह जाता। कविता ने दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार का एनाकोंडा तक कह दिया। गौरतलब है कि कविता दिल्ली शराब नीति मामले में जेल भी जा चुकी हैं और हाल ही में सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद पार्टी नेतृत्व से टकराव में थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.